हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अडानिया एजुकेशन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। तो हम जो है रक्त परिसंचरण तंत्र पढ़ रहे थे। मानव में रक्त परिसंचरण तंत्र हमारा जो 12th जो क्लास है उसका 24वां लेसन हम पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हमने लास्ट क्लास में ब्लड ग्रुप कंप्लीट किया था और उसमें हमने दो तंत्र पढ़े थे, एबीओ तंत्र और आरएच तंत्र। दोनों को अच्छे से हमने क्लियर किया था, लेकिन फिर भी अगर किसी बच्चे का डाउट है, एक आधे क्वेश्चन आए थे वो मैंने सॉल्व कर लिए हैं, लेकिन फिर भी अगर किसी का डाउट रह गया हो तो हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं तो आपको अच्छे से क्लियर हो सके। उसके इस वजह से अपन फिर से एक बार पढ़ लेते हैं थोड़ी सी देर के लिए। चलिए, हमने ब्लड ग्रुप स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में, और ब्लड ग्रुप जो है हमने देखा था कि ब्लड ग्रुप इंग्लिश में इसे ब्लड ग्रुप कहते हैं और हिंदी में क्या कहते हैं, तो रक्त या रुधिर समूह, रक्त या इसे क्या कहा जाता है, रुधिर समूह कहा जाता है, रुधिर समूह। ठीक है, हमारा जो ब्लड ग्रुप है ह्यूमन बॉडी के अंदर जो हम ब्लड ग्रुप पढ़ते हैं वो एक सिस्टम आता है जिसे हम कहते हैं एबीओ सिस्टम या एबीओ तंत्र। एबीओ तंत्र इसके अंतर्गत जो है मनुष्य का जो ब्लड ग्रुप है वो स्टडी किया जाता है। इसमें कितने टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं, तो 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है ए, एक होता है बी, ए बी और ओ, ये 4 टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं। इस तंत्र की किसने खोज की? बात की जाए अगर इस तंत्र की खोजकर्ता की, इसकी किसने खोज की थी, तो हमने पढ़ा था कार्ल लैंडस्टीनर जो हैं इसके खोजकर्ता हैं, कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर। कुछ बच्चों को एंटीबॉडी और एंटीजन में प्रॉब्लम आ रही थी, तो अभी हम इसको देख लेते हैं कि क्या एंटीजन और एंटीबॉडी क्या होती है। ठीक है, कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी 1900 के अंदर की थी, ये भी ध्यान रखें, 1900 के अंदर, और इसी वजह से 1930 के अंदर इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए, एंटीबॉडी और एंटीजन देख लेते हैं हम लोग। हमने लास्ट क्लास में एंटीजन की बात की थी। हमने कहा था कि हमारी जो बॉडी होती है वो सेल से बनी है, या इस दुनिया में जितने भी सजीव हैं उनकी बॉडी जो है वो सेल से बनी होती है। सेल यानी कोशिका से बनी होती है, और उस कोशिका के ऊपर कुछ प्रोटीन्स लगे होते हैं, कुछ कार्बोहाइड्रेट्स लगे होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स भी हो सकते हैं, प्रोटीन्स भी हो सकते हैं, ये दोनों ही हो सकते हैं, और उनको हम कहते हैं एंटीजन। क्या बोलते हैं? एंटीजन। एंटीजन, ये एंटीजन जो है हमारी सेल की नेम प्लेट का काम करते हैं, यानी कि ये दर्शाते हैं कि ये किसका एंटीजन है। अगर इसके ऊपर, जैसे मान लो मेरी बॉडी है, मेरी बॉडी की कोई सेल है, उसके ऊपर कोई एंटीजन लगा है, तो ये एंटीजन शो करेगा कि ये मेरा सेल है। ठीक है, कोई बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया की सेल के ऊपर कोई एंटीजन है, तो वो ये शो करेगा कि ये इसका एंटीजन है। एंटीजन अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, और एंटीबॉडी जो होती है वो क्या होती है? एंटीबॉडी, हमने बात की थी लास्ट क्लास के अंदर कि हमारी बॉडी के अंदर एक फौज होती है, एक आर्मी होती है, जो हमारे शरीर में कोई भी बाहर से जो रोगाणु आता है उनको नष्ट करने का काम करती है, और उस फौज को अपन क्या कहते हैं? प्रतिरक्षा तंत्र। क्या कहते हैं? प्रतिरक्षा तंत्र या इम्यूनिटी सिस्टम। प्रतिरक्षा तंत्र या इम्यूनिटी सिस्टम। ठीक है, और ये किसका बना होता है, तो वो भी हमने चर्चा की थी, डब्ल्यूबीसी का बना होता है। इम्यूनिटी सिस्टम डब्ल्यूबीसी का बना होता है। इससे जो पहले वाली क्लास थी, हमने लास्ट क्लास जो ब्लड ग्रुप की पढ़ी थी, उससे पहले वाली क्लास के अंदर हमने डब्ल्यूबीसी के बारे में भी चर्चा की थी। डब्ल्यूबीसी को हमारे शरीर की स्तन्य कणिका कहा जाता है, जो बाहर से आने वाले जितने भी रोगाणु होते हैं उनको नष्ट करने का काम करती है, और प्रतिरक्षा तंत्र भी इसी से मिलकर बना होता है। डब्ल्यूबीसी के अंदर इसी का एक प्रकार होता है, और लसीकाणु जिसे हम बोलते हैं, जिसके अंदर बी लसीकाणु होता है। बी लसीकाणु, बी लसीकाणु यानी बी लिम्फोसाइट। ये क्या काम करता है? जब कोई हमारे शरीर में बाहर से पार्टिकल आता है, फॉरेनर पार्टिकल्स आता है, जैसे कि जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाने का काम करता है, वो जब आता है तो ये एक वाई संरचना या वाई जैसी संरचना, एक मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करता है, एक मॉलिक्यूल बनाता है, एक संरचना का निर्माण करता है, जिसे अपन कहते हैं प्रतिरक्षी, या इसी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? एंटीबॉडी। एंटीबॉडी, और ये एंटीबॉडी जो है वो वाई शेप्ड में होती है, ये इस तरह से, इसकी 2 भुजाएं होती है। अगर कोई भी बैक्टीरिया हमारे शरीर में प्रवेश करेगा तो ये बैक्टीरिया को पकड़ लेगी, उसके एंटीजन को पकड़ लेगी, और बाद में हमारी जो मैक्रोफेज कोशिका होती है, डब्ल्यूबीसी का एक प्रकार होता है, वो उसको नष्ट कर देता है।
तो ये होता है एंटीजन एंटीबॉडी। अब देखते हैं कि ब्लड ग्रुप में एंटीजन और एंटीबॉडी किस तरह से होते हैं। मैंने ये चीज बताई थी लास्ट क्लास में, आपको याद हो तो, कि जिस टाइप का एंटीजन होता है उस टाइप का हमारा ब्लड ग्रुप होता है। यानी कि अगर कोई मेरी सेल है उसके ऊपर ए टाइप का एंटीजन है तो मेरा ब्लड ग्रुप क्या कौन सा हो जाएगा, ब्लड ग्रुप जो है वो कौन सा हो जाएगा, ए टाइप का। अगर मेरी बॉडी के ऊपर बी टाइप का एंटीजन है तो मेरा ब्लड ग्रुप बीजी यानी ब्लड ग्रुप शॉर्ट में लिख रही हूँ, कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये हमने बात की थी। एंटीजन जो है वो दो टाइप के होते हैं, ए और बी, ए और बी। जिस सेल पर ए एंटीजन है तो वो ए ब्लड ग्रुप, जिस सेल पर बी एंटीजन है तो बी ब्लड ग्रुप, दोनों ही हैं तो ए बी ब्लड ग्रुप, और इनमें से कोई नहीं है तो ओ ब्लड ग्रुप। ठीक है। और जिस टाइप का एंटीजन होता है उसके विपरीत होती है एंटीबॉडी, उसके जस्ट उल्टा होता है एंटीबॉडी। यानी कि अगर कोई ए एंटीजन वाला, ए ब्लड ग्रुप वाला है और उसमें एंटीजन ए है तो उसकी जो एंटीबॉडी होगी इसके ब्लड के अंदर वो कौन सी होगी, बी। अगर बी एंटीजन वाला है, ये एंटीजन, और यहां पर मैं लिख लेती हूँ एंटीबॉडी। बी एंटीजन वाला कोई व्यक्ति है जिसका ब्लड ग्रुप जो है वो बी है, उसमें एंटीबॉडी कौन होगी, ए। अगर ए बी एंटीजन वाला है तो एंटीबॉडी होगी क्या, नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि अगर एंटीबॉडी होगी तो ये जो है इसके साथ मिलकर एक गुच्छा बना देगी, गुच्छा बना देगी जिसे हम समूहन की प्रक्रिया कहते हैं, और ब्लड जो है रक्तवाहिनियों में जम जाएगा। रक्तवाहिनियां हम आगे क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है। रक्त जो है ब्लड वाहिनियों में जम जाएगा, आगे फ्लो नहीं कर पाएगा और रक्तवाहिनियां फट जाएगी, व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। और जो ओ ब्लड ग्रुप होता है, क्योंकि इसमें एंटीजन जो है नहीं होता है, एंटीजन नहीं होता है ओ ब्लड ग्रुप वाले में, इसीलिए जो है एंटीजन ओ ब्लड ग्रुप, ये ब्लड ग्रुप है, ओ ब्लड ग्रुप वाले में एंटीजन नहीं होता है, इसीलिए इसके अंदर जो एंटीबॉडी होगी वो कौन सी होगी, दोनों टाइप की होगी, ए और बी दोनों टाइप की एंटीबॉडी होती है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। जिस टाइप का एंटीजन उस टाइप का हमारा ब्लड ग्रुप, जिस टाइप का एंटीजन उसके विपरीत एंटीबॉडी। क्लियर है। तो ये हमने यहाँ पर चर्चा की थी, और उसके लास्ट में हमने आरएच फैक्टर को पढ़ा था, आरएच कारक, जिसे आरएच कारक कहें या आरएच फैक्टर कहें। ठीक है। उसकी खोज भी दो वैज्ञानिकों ने की थी, कार्ल लैंडस्टीनर जो कि एबीओ ब्लड ग्रुप के भी खोज करता है, और वीनर 1940 के अंदर की थी। ठीक है। किस बंदर के अंदर की थी, या किस जंतु के अंदर की थी, तो रीसस बंदर हमने पढ़ा था, मकाका रीसस बंदर, उसके अंदर की थी। और वो क्या बताता है कि हमारा ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है। यहाँ तक हमने चर्चा कर ली थी लास्ट क्लास में। अब आज हम इसके आगे का टॉपिक पढ़ने वाले हैं। देखिए, कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि टॉपिक वाइज नहीं मिल रहे हैं या टॉपिक वाइज पढ़ाओ। तो बच्चों ये टॉपिक वाइज ही है, आपका जो सिलेबस है उसके टॉपिक वाइज ही है, जिसके बाद में आप बुक लेके देख लीजिए, सारी क्लासेस जो है वो टॉपिक वाइज ही है, एक के बाद दूसरा टॉपिक, जो भी आपका जो टॉपिक आ रहा है वही टॉपिक है, हम अलग से नहीं क्लास ले रहे, वही टॉपिक है। आप एक बार प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पर देखिए। मैंने पहले भी बताया था कि हमारी जो बॉटनी की क्लासेस है वो 4 लेसन हो गए, 1 से 4 लेसन हमारे बॉटनी के हो गए हैं। उसके बाद में हमने ये लेसन स्टार्ट किया था रक्त परिसंचरण तंत्र। उसके बाद में जूलॉजी का हमारा पहला लेसन हमने स्टार्ट किया था। ठीक है, 24वां लेसन स्टार्ट किया था हमने जूलॉजी के, और 24वें लेसन के अंदर हमने रक्त परिसंचरण तंत्र को स्टार्ट किया था। ठीक है। इसके अलावा इसमें अगर आपने कोई क्लासें नहीं देखी है तो आप एक बार प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर चेक कीजिए। आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो कौन है, रक्त स्कंदन। ब्लड ग्रुप के बाद का जो आपका टॉपिक है वो है रक्त स्कंदन। रक्त स्कंदन, रक्त स्कंदन, रक्त स्कंदन को ही क्या कहा जाता है, ब्लड क्लॉटिंग। इंग्लिश में कहें तो ब्लड क्लॉटिंग, या इसी को और हिंदी में नाम क्या दे सकते हैं, रुधिर का थक्का जमना। रुधिर का थक्का जमना, रुधिर का थक्का जमना या रक्त स्कंदन। क्या होता है ये रुधिर का थक्का या स्कंदन, क्या होता है? देखिए, हम लोग, हमारा जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है, मैंने पहले भी बताया किससे बनी है, सेल से बनी है। सेल यानी कोशिका, हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, पूरी बॉडी सेल से बनी है। सेल जो है आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, उत्तक बनाते हैं, उत्तक फिर अंग बनाते हैं, अंग तंत्र बनाते हैं, और अंग तंत्र जो है वो बॉडी का फॉर्मेशन करता है, शरीर का निर्माण करता है।
जब कभी हमारे शरीर में चोट लग जाती है, चोट लग जाती है, चाहे वो खेलते वक्त लगो, कभी हम खेल रहे होते तो गिर जाते हैं तो चोट लग जाती है, कभी साइकिल चलाते वक्त गिर गए तो चोट लग जाती है। चोट तो कैसे भी लग सकती है। छोटी मोटी चोट की बात करूं मैं, बड़ी भयानक सी चोट की बात नहीं करूं, छोटी मोटी चोट की बात करूं। तो चोट लगने पर मान लीजिए कि मेरी ये स्किन है, यहाँ पर मुझे चोट लग जाती है, तो यहाँ पर जो ये कोशिकाएं हैं वो फटेगी। कोशिकाएं फटने से क्या होगा, इनके अंदर जो रक्त है, हमारे शरीर के अंदर क्या है, ब्लड है ना हमारे शरीर में, तो वो ब्लड क्या होगा, बाहर आ जाएगा। हमारे शरीर का जो ब्लड है कोशिकाओं के फटने से क्या हो जाएगा, बाहर आने लग जाएगा। अगर इस ब्लड को ना रोका जाए तो हमारे शरीर का सारा ब्लड शरीर से बाहर निकल जाएगा और शरीर के अंदर ब्लड की कमी हो जाएगी, या शरीर के अंदर ब्लड बचेगा ही नहीं। और ब्लड तो बहुत सारे काम करता है, हमने पिछले क्लासों में पढ़ा है क्या क्या काम करता है, जो ऑक्सीजन का प्रवाह करता है, भोजन का प्रवाह करता है, सभी बहुत सारे काम करता है ये। तो अगर हमारे शरीर में ब्लड नहीं होगा तो किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। अब इस ब्लड को रोकने के लिए, हमारे शरीर के अंदर रोकने के लिए एक प्रक्रिया कार्य करती है, या हम यूं कहें कि भगवान ने एक तरह से हमें गिफ्ट दे रखा है, ये प्रकृति के द्वारा दिया गया हमारा गिफ्ट। नेचर ने हमें एक गिफ्ट दे रखा है, उपहार दे रखा है, जिसे हम कहते हैं रक्त स्कंदन, या इसी को क्या कहा जाता है, रुधिर का थक्का जमना। रक्त स्कंदन या रुधिर का थक्का जमना। इस क्रिया में क्या होगा कि जब हमें चोट लगेगी, ब्लड बहेगा, तो उसके 5 से 8 मिनट, या हम 7 से 8 मिनट के 5 से 8 मिनट, लगभग 5 से 8 मिनट, या हम 7 से 10 मिनट, इतना एवरेज ये काफी है। 7 से 10 मिनट या 5 से 8 मिनट, कितना भी, कुल मिला के 10 मिनट के भीतर भीतर, ये ध्यान रखिए, 10 मिनट के भीतर भीतर क्या होगा, जहां चोट लगी है वहां पर जो ब्लड होगा वो क्या करेगा, एक जेली जैसी संरचना के रूप में जम जाएगा। एक जेली जैसी संरचना के रूप में वहां पर जम जाएगा, जैसे हम कहते हैं ना पपड़ी जम गई, तो वहां पर वो जम जाएगा और ब्लड जो है हमारे शरीर में ही रहेगा, बाहर नहीं आ पाएगा। ठीक है, शरीर के अंदर ब्लड जो बाहर बह रहा था उसका बहाव जो है वो रुक जाएगा। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, रुधिर थक्का। वो जो जमा है वहां पर उसको हम क्या कहते हैं, उसको रुधिर का थक्का जमना, रुधिर का थक्का जमना। ठीक है, वहां पर जो है रुधिर जो है वो जम जाएगा, एक जेली जैसी संरचना में जम जाएगा, उसे हम क्या कहेंगे, रुधिर का थक्का जमना। ठीक है, और इस प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा, ये जो प्रक्रिया हुई जहां पर रुधिर का जो है थक्का जम गया है, उसको हम क्या कहेंगे, तो रुधिर स्कंदन या रक्त स्कंदन कहा जाता है। रक्त स्कंदन या रुधिर स्कंदन कहा जाता है। याद कीजिए, हमने लास्ट क्लास के अंदर हमने प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ा था, यानी रक्त कणिका, एक प्रकार की रक्त कणिका होती है प्लेटलेट्स। वो क्या काम करती है, इस रुधिर स्कंदन में, जब अभी हम इसकी प्रक्रिया पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे कि इसके अंदर ये हेल्प करती है रुधिर का थक्का जमाने में। रुधिर का थक्का जमाने में कौन हेल्प करता है, प्लेटलेट्स करती है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हमारी जो रक्त कणिका है उसमें से कौन सी रक्त कणिका हमारे रक्त में थक्का जमाने का काम करती है, और ये चीज हमने पहले भी पढ़ी है, कौन करती है, तो प्लेटलेट्स करती है। प्लेटलेट्स करती है। प्लेटलेट्स क्या काम करती है, रुधिर का थक्का जमाने में मदद करती है। ठीक है, प्लेटलेट्स करती है। और प्लेटलेट्स को हम क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट, तो थ्रोम्बोसाइट या प्लेटलेट्स कहो, ये ऐसी रक्त कणिका है जो रुधिर का थक्का जमाने में हेल्प करती है। वो कैसे करती है वो आगे की बात है, हम अभी पढ़ेंगे। रुधिर का थक्का जमाने में हेल्प करती है। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए कि कौन सा खनिज है, कौन सा खनिज है जो रुधिर थक्का जमाने में हेल्प करता है, मुख्य कौन सा खनिज है, तो कैल्शियम। कैल्शियम, कैल्शियम आयन जो है वो भी रुधिर का थक्का जमाने में हमारे जो ब्लड की है वो हेल्प करता है, कैल्शियम आयन। ये क्वेश्चन भी है आपके, इसी के अंदर जो आपका बोर्ड का जो सिलेबस है उसमें ये 2 क्वेश्चन भी है। ठीक है, अब देखते हैं कि जो रक्त स्कंदन है उसको प्रेरित करने वाले कारक को क्या कहा जाता है। जो रक्त स्कंदन है उसको प्रेरित करने वाले कारक को क्या कहा जाता है, तो ऐसे जो है 13 कारक होते हैं, 13 रक्त स्कंदक कारक होते हैं, स्कंदक कारक होते हैं। इनको क्या कहा जाता है, जो इसको प्रेरित करते हैं, रक्त का थक्का जमाने में मदद करते हैं, इनको क्या कहा जाता है, तो प्रेरक, स्कंदक
कारक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रेरक स्कंदक कारक कहा जाता है, प्रेरक स्कंदक कारक कहा जाता है। ठीक है, और कितने टाइप के होते हैं? तो 13 टाइप के होते हैं जो इसको प्रेरित करते हैं, रक्त का थक्का जमाने में मदद करते हैं। और ऐसे कारक जो रक्त का थक्का नहीं जमने देते हैं, उसका विरोध करते हैं, उसका विरोध करते हैं, रक्त को जमने नहीं देते हैं। मैं ये कहूं कि हमारे ब्लड हमारा जो ब्लड है हमारे शरीर में बह रहा है और वो जम नहीं रहा है, फ्रीज होने से या जमने से कौन रोकता है? इसका एक क्वेश्चन भी आया था कमेंट में कि इसको हमारे शरीर में ब्लड जो है वो बह रहा है, उसको जमने से कौन रोकता है? तो एक हमारे शरीर में एक प्रोटीन होता है जिसे अपन कहते हैं हिपेरिन प्रोटीन, हिपेरिन प्रोटीन, हिपेरिन प्रोटीन कहते हैं। और इसका निर्माण कहाँ होता है? तो यकृत में होता है। यकृत का मतलब लीवर, लीवर, ठीक है, यकृत का मतलब लीवर। यहीं पर ये विनाश भी होता है इसका, और इसी का यहीं पे निर्माण भी होता है। किसका? हिपेरिन प्रोटीन का। तो ऐसे कारक जो हमारे शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकते हैं, हमारे शरीर में रक्त को जमने से, क्योंकि रक्त में अगर हमारे शरीर में जम गया तो फिर वो फ्लो नहीं कर पाएगा, बह नहीं पाएगा, पूरे शरीर में नहीं जा पाएगा, तो व्यक्ति की मृत्यु तो फिर भी निश्चित है। ठीक है, तो उसको रोकने वाले जो कारक हैं उसको अपन क्या कहते हैं? प्रतिस्कंदक, प्रतिस्कंदक कारक, प्रतिस्कंदक कारक। ठीक है, हमारे शरीर के अंदर ब्लड की जो क्लोटिंग करते हैं, ब्लड को जमाने में जो सहायता करते हैं, उनको क्या कहा जाता है? प्रेरक स्कंदक कारक। और जो हमारे शरीर में रक्त को नहीं जमने देते हैं, जो अच्छे से फ्लो करवाते हैं हमारे शरीर में ब्लड का, उसको हम क्या कहते हैं? प्रतिस्कंदक कारक। और एक प्रतिस्कंदक कारक का उदाहरण है हिपेरिन प्रोटीन। ठीक है, ये हमारे शरीर के अंदर ब्लड को जमने नहीं देता है, ये जो है यकृत में निर्माण होता है और ये अच्छे से हमारे ब्लड को जो है फ्लो करवाता है हमारे शरीर के अंदर। ठीक है जी। अब एक रोग का नाम सुना होगा आपने, एक रोग का नाम सुना होगा आपने, हीमोफीलिया, हीमोफीलिया रोग। इसको शाही रोग भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है शाही रोग? क्योंकि यह रोग सबसे पहले एक ब्रिटेन के अंदर एक रानी है, रानी विक्टोरिया, उनका नाम सुना होगा आपने। उनमें सबसे पहले ये रोग जो है देखा गया था, इसलिए क्योंकि वो शाही परिवार से बिलोंग करती है, इसलिए उनको इस रोग को क्या कहा गया? शाही रोग। क्या कहा गया? शाही रोग कहा गया। ठीक है, हीमोफीलिया रोग जो है उसको शाही रोग क्यों कहा जाता है, पता चल गया। चलिए, अब इस रोग के अंदर क्या होता है कि ये जो ब्लड कारक होते हैं, स्कंदक कारक जो होते हैं, जिसे अपन प्रेरक स्कंदक कारक होते हैं, ये अब्सेंट होते हैं, ये नहीं पाए जाते हैं, ये इनमें नष्ट हो जाते हैं या उनमें उपस्थित नहीं होते हैं, जिसके कारण अगर इस रोगी व्यक्ति को चोट लग जाए तो उसमें रुधिर का थक्का नहीं जमेगा और रक्त जो है वो शरीर से बाहर बहने लग जाएगा, जिससे शरीर के अंदर रक्त की कमी हो जाती है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ये हीमोफीलिया रोग इसी के कारण होता है। अब जब हम रोगों के अंदर पढ़ते हैं तब इसमें हीमोफीलिया रोग को भी हम पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, एक बार फिर से बता देती हूँ कि हीमोफीलिया रोग रक्त जो स्कंदन है, रक्त स्कंदन जो है वो क्या होता है कि जब हमारे शरीर में चोट लगती है, हमारे शरीर से रक्त जो है वो बाहर बहने लगता है, तब क्या होता है, शरीर के अंदर रक्त की कमी हो जाती है। इस क्रिया को रोकने के लिए हमारे शरीर में एक क्रिया होती है जिसे हम रक्त स्कंदन कहते हैं। उसमें क्या होता है कि जो ब्लड होगा वो एक जेली जैसी संरचना के रूप में उस चोट वाले स्थान पर जम जाएगा, जिससे ब्लड जो है वो बाहर आने से रुक जाएगा और व्यक्ति की मृत्यु होने से भी बच जाएगी। ठीक है, कौन कौन इसमें सहायता करता है? तो प्लेटलेट्स, रक्त कणिका की बात की जाए तो प्लेटलेट सहायता करती है, और अगर आयन की बात की जाए या खनिज लवण की बात की जाए तो कैल्शियम आयन इसमें हेल्प करता है। और याद रखिएगा, अगर कभी भी विटामिन पूछ लिया जाए कि विटामिन कौन सा ऐसा विटामिन है जो रक्त स्कंदन करने में सहायता करता है, रुधिर का थक्का जमाने में सहायता करता है, तो विटामिन के जो है वो रुधिर का थक्का जमाने में सहायता करता है। ठीक है, इसके कारण एक मुख्य रोग होता है जिसे हम हीमोफीलिया कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, ये स्कंदन कारक जो है वो अनुपस्थित होते हैं, जिसकी वजह से अगर किसी रोगी व्यक्ति इससे ग्रसित रोगी को अगर चोट लग जाए तो उसका जो रक्त है वो बाहर बहता ही रहेगा, रुधिर का थक्का नहीं जम पाएगा। तो रुधिर का अगर थक्का नहीं जमेगा तो वो शरीर से रक्त बहता जाएगा बाहर, और जिससे शरीर में रक्त की कमी हो जाएगी और इस वजह से उस व्यक्ति की जो है वो मृत्यु हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है,
अब हम पढ़ेंगे कि इसकी प्रोसेस कैसे होती है। जो रक्त स्कंदन की हम क्रिया इतनी देर से हम चर्चा कर रहे हैं वो किस तरह से होता है, कैसे इसका थक्का जमता है। चलिए अब हम पढ़ते हैं कि जो रक्त स्कंदन है उसकी क्रिया किस प्रकार से होती है। अभी अभी हमने पढ़ा था कि रक्त स्कंदन के लिए 13 प्रमुख कारक होते हैं जो इसकी सहायता करते हैं, रक्त को जमने में या रक्त का थक्का बनाने में सहायता करते हैं। वो रक्त स्कंदक जो होंगे वो क्या करेंगे, जब चोट लगेगी तो वो अपने आप एक एक करके सक्रिय हो जाएंगे और रुधिर का थक्का जमाने में सहायता करेंगे। अब इसकी एक बार इसको पढ़ लेते हैं इस चार्ट को कि किस तरह से रक्त का थक्का जमता है। तो देखिए मैंने अभी बात की थी कि जो हमारी बॉडी है, हम सबको पता है बॉडी जो है वो सेल से बनी है या कोशिकाओं से बनी है। कोशिकाएं आपस में जब मिलती है तो वो उत्तक बनाती है और जब हमें चोट लगती है तो वो उत्तक फट जाते हैं, जिससे जो है शरीर से जो है वो रक्त बाहर निकलने लग जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा कि जब उत्तक क्षतिग्रस्त हो जाएंगे, यानी कि उत्तकों के अंदर क्षति पहुंचेगी, जब हमें चोट लग जाएगी तब क्या होगा, उत्तकों में क्षति पहुंचेगी यानी चोट ग्रस्त हो गए वो। और क्या होगा, जो प्लेटलेट्स होती, पट्टिकाणु कहें हम या फिर हमें इसे प्लेटलेट्स कहेंगे, वो टूटेगी और उनसे एक मॉलिक्यूल या हम यूं कहें कि एक पदार्थ निकलेगा जिसे हम क्या कहते हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या कहते हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन। किससे निकला, एक तो उत्तक जो क्षतिग्रस्त हुए थे उनसे, और कौन, पट्टिकाणु से या प्लेटलेट से। ठीक है ना, हमने बात की थी ना कि प्लेटलेट्स जो होती है इसमें बहुत मुख्य रोल निभाती है, मुख्य भूमिका निभाती है रक्त का थक्का जमने में। तो इन दोनों से एक पदार्थ निकलेगा जिसे हम क्या कहेंगे, थ्रोम्बोप्लास्टिन कहेंगे। क्या कहेंगे, थ्रोम्बोप्लास्टिन कहेंगे। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करेगा, ये सभी जो है ये रक्त स्कंदक कारक है, ध्यान रखिए ये सभी स्कंदक कारक हैं। थ्रोम्बोप्लास्टिन हो गया, प्रोथ्रोम्बिन हो गया, ये सभी जो है रक्त स्कंदक कारक है। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करेगा, स्कंदक कारक 7 और स्कंदक कारक 10 इनको क्या करेगा, सक्रिय करेगा। कौन करेगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन करेगा। इन दोनों को सक्रिय करेगा और ये दोनों एक्टिवेट होकर, सक्रिय होकर किसके साथ जुड़ जाएंगे, कैल्शियम आयन के साथ जुड़ जाएंगे। किसके साथ, कैल्शियम आयन के साथ। मैंने अभी बताया था ना कि कौन सा आयन या कौन सा हम मिनरल की बात करें, कौन सा ऐसा मिनरल है जो रक्त का थक्का जमाने में प्रमुख योगदान देता है या सहायता करता है, तो कैल्शियम आयन करता है। ठीक है ना, ये कैल्शियम आयन इन दोनों के साथ जुड़ेगा और एक जटिल संरचना बनाएगा जिसका नाम है प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक। क्या कहते हैं इसे, प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक। ये प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक क्या काम करेगा जब इसमें कैल्शियम जुड़ जाएगा। प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक जो है वो प्रोथ्रोम्बिन, क्या है, प्रोथ्रोम्बिन, जो कि निष्क्रिय रूप में होता है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है। इसको किस में बदलता है, थ्रोम्बिन में बदलता है। किस में बदलता है, थ्रोम्बिन में बदलता है, और जो कि कैसा होता है, सक्रिय होता है, एक्टिवेट फॉर्म में होता है। ये प्रोथ्रोम्बिन कहाँ पाया जाता है, तो लीवर में पाया जाता है, लीवर में। ठीक है ना, प्रोथ्रोम्बिन सक्रिय किस में बदलेगा, थ्रोम्बिन में बदलेगा, इसे एक्टिव करेगा, एक्टिव फॉर्म में लाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। अब ये थ्रोम्बिन जो होगा, देखिए यहाँ पर ये लिखा रखा है एरो का निशान, ये थ्रोम्बिन क्या करेगा, फाइब्रिनोजन को, फाइब्रिनोजन जो कि घुलनशील होती है। ठीक है, कैसी होती है, घुलनशील होती है। ठीक है, इस फाइब्रिनोजन को तोड़ेगा, यानी इसका जल अपघटन करेगा, इसको तोड़ेगा और किस में बदलेगा, फाइब्रिन एकलक के अंदर बदलेगा। इसको तोड़कर एक छोटी छोटी इकाइयों में बदलेगा जिसे हम कहेंगे फाइब्रिन एकलक में, फाइब्रिन एकलक जिसे बोलते हैं उसमें बदलेगा, जो कैसी होती है, अघुलनशील होती है। ठीक है, कैसी होती है, अघुलनशील। ये कैसी होती है, फाइब्रिनोजन घुलनशील होती है, ये कैसी होती है, अघुलनशील होती है। ठीक है, अब ये जो फाइब्रिन एकलक है वो किस में बदलेगा, फाइब्रिन में बदलेगा। फाइब्रिन जो होता है वो एक तंतुनुमा संरचना होती है, इस तरह से तंतु जैसी संरचना होती है, तंतुओं का एक पूरा जाल होता है। ये फाइब्रिन क्या करेगा, जब इनके संपर्क में रुधिर कणिकाएं आएगी, जैसे आरबीसी हो गई है ना, डब्ल्यूबीसी हो गई, तो ये जो रुधिर कणिकाएं होगी इनके साथ मिलकर एक जालनुमा संरचना बनाएगा या एक संरचना बनाएगा जिसे हम क्या कहते हैं, थक्का कहते हैं। क्या कहेंगे, थक्का कहेंगे। ठीक है, रुधिर का थक्का। वहां पर वो जो है जेली जैसी संरचना बना जाएगी, एक जाल जैसी संरचना बना जाएगी चोट के स्थान पर, और उस चोट के स्थान पर एक जेली जैसी संरचना बन जाएगी, जिससे वहां पर क्या होगा, जो रक्त होगा वो बाहर आना बंद कर देगा
और उसको हम क्या कहेंगे, थक्का कहेंगे। और ये जो पूरी प्रोसेस जो हमने पढ़ी, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं रक्त स्कंदन। क्या कहते हैं, रक्त स्कंदन, रक्त स्कंदन। क्लियर है आपको यहाँ तक? एक बार फिर से अब हम पढ़ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या होगा, हमें चोट लगेगी, किसी व्यक्ति को या किसी को भी चोट लगे, चोट लगने पर क्या होगा, वहां पर घाव हो जाएगा और उस घाव से रक्त बाहर आने लग जाएगा। चोट लगने पर हमारे ऊतक जो है वो क्षतिग्रस्त हो जाएंगे। वो क्षतिग्रस्त होने पर उनमें से थ्रोम्बोप्लास्टिन निकलता है। और किससे निकलता है, किससे रिलीज होता है, तो पट्टिकाणु जब टूट जाती है, जब हमें चोट लगेगी तो पट्टिकाणु टूटेगी, यानी प्लेटलेट्स जो है वो टूटेगी, उससे भी ये पदार्थ निकलेगा, उससे भी एक पदार्थ रिलीज होता है जिसे हम थ्रोम्बोप्लास्टिन कहते हैं। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन निकलने के बाद दो स्कंदन कारक होते हैं, एक तो स्कंदन कारक 7 और एक स्कंदन कारक 10। इन दोनों को ये एक्टिवेट कर देता है, सक्रिय कर देता है, ठीक है। और ये दोनों जो है कैल्शियम आयन के साथ में मिलकर क्या करते हैं, प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक का निर्माण करते हैं। एक स्कंदन कारक है जिसका नाम है प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक। ये प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक क्या करेगा, प्रोथ्रोम्बिन के साथ मिलेगा, प्रोथ्रोम्बिन के साथ मिलेगा। और जो किस फॉर्म में होता है, तो निष्क्रिय रूप से होता है, निष्क्रिय फॉर्म में या इनएक्टिव फॉर्म में होता है। इस प्रोथ्रोम्बिन को, ये प्रोथ्रोम्बिन सक्रिय किस में बदलेगा, थ्रोम्बिन में बदलेगा, जो सक्रिय फॉर्म में होता है, ठीक है। अब ये जो थ्रोम्बिन होगा वो फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन जो कि घुलनशील अवस्था में होते हैं, जो घुल सकते हैं, उनको किस में बदलेगा, फाइब्रिन एकलक में बदलेगा। किस में बदलेगा, फाइब्रिन एकलक के अंदर इनको तोड़ेगा, फाइब्रिनोजन जो होगा वो फाइब्रिन एकलक में बदलेगा। और जो कि अघुलनशील अवस्था में होते हैं, अब ये क्या करेंगे, ये फाइब्रिन एकलक जो है वो फाइब्रिन में बदलेंगे या फाइब्रिन में टूटेंगे। और फाइब्रिन एक जालनुमा संरचना होती है, इस तरह से जालनुमा संरचना होती है। जब ये जालनुमा संरचना रुधिर कणिका के संपर्क में आती है, रुधिर कणिका जैसे आरबीसी हो गई है ना, डब्ल्यूबीसी, ये सभी हो गई, तो रुधिर कणिका के संपर्क में आती है तो वहां पर जहां चोट लगी है वहां पर एक जेली जैसी संरचना बना देती है, एक जालनुमा संरचना बना देती है, उस ब्लड का थक्का बना देती है, जिससे क्या होगा, जो ब्लड होगा वो उस घाव से बाहर नहीं निकल पाएगा, वो शरीर के अंदर ही रहेगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, ये हमने बात की रक्त स्कंदन की। ये पूरी प्रोसेस होती है रक्त स्कंदन में, ज्यादा बड़ा प्रोसेस नहीं है, बस इतनी सी प्रोसेस है इसके अंदर। रक्त स्कंदन जो है हमारी बॉडी में, जो जब चोट लग जाती है, तो जैसे मान लीजिए कि मेरी बॉडी है, यहाँ पर चोट लग गई, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर चोट लगने से ये रक्त जो ऊतक है वो क्षतिग्रस्त हो जाएंगे, जिनसे बाहरी रोगाणु को हमारे शरीर में प्रवेश करने के लिए स्थान मिल जाएगा। अगर रक्त स्कंदन नहीं हुआ तो बाहरी रोगाणु हमारे शरीर में प्रवेश करके हमें बीमार भी कर सकते हैं। तो ये भी एक फायदा है इसका रक्त स्कंदन का, कि ये बाहर से जो जीवाणु या बैक्टीरिया, वायरस, कोई भी जो रोगाणु होते हैं, रोग कारक होते हैं, उनको हमारे शरीर में जाने से भी रोकता है। तो इसके बहुत सारे फायदे हैं रक्त स्कंदन के। तो आज हमने रक्त स्कंदन की बात की है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम ब्लड वेसल्स यानी कि रुधिर वाहिकाओं के बारे में चर्चा करेंगे। आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू।